Hello, my dear students. Today we are going to solve chapter number 12, data handling. In this chapter, we are going to study mean, median, and more, and about data. तो डाटा सबसे पहले मतलब ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले वी हैव टू लर्न अबाउट मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। मतलब जो सेंट्रल टेंडेंसी होती है उसके मेजर्स क्या होते हैं, उसके लिए सबसे पहले हमें समझने की ज़रूरत है व्हाट इज़ डाटा। सो डाटा इज़ अ कलेक्शन ऑफ नंबर्स गैदर्ड टू गिव सम इंफॉर्मेशन। मतलब अगर मैंने ये बोला कि आपकी क्लास की 10 स्टूडेंट्स के मार्क्स की लिस्ट ये वाली है, तो ये डाटा है, ठीक है। और यहाँ पर एग्जाम्पल क्या है, शरद सिक्योर 98% मार्क्स इन द एग्जामिनेशन इज अ डाटा, वेयर एज मियरली सेइंग दैट ही वाज एन इंटेलिजेंट इज नॉट अ डाटा। तो डाटा क्या होता है, जो न्यूमेरिक फॉर्म में इंफॉर्मेशन देता है हमें, यानी डाटा इज अ कलेक्शन ऑफ नंबर्स। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, कलेक्शन, किसकी कलेक्शन, नंबर्स की कलेक्शन जो हमें किसी इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करती है, दैट इज कॉल्ड डाटा। तो यहाँ पे एग्जाम्पल भी बहुत अच्छा दिया गया कि 98% मार्क्स है, दैट इज डाटा, बट ही इज़ वेरी इंटेलिजेंट इज नॉट अ डाटा। तो ऑर्गेनाइजिंग अ डाटा, रो डाटा तो फिर मैंने आपको सिंपली दे दिया कि जो 10 बच्चे हैं उनका स्कोर है 10, 12, 11, 9, 2, 5, 19, 20, 7, 13। बट ये स्कोर हमें किसी भी इंफॉर्मेशन को गैदर करने के लिए या कोई भी क्वेश्चन का आंसर देने के लिए सफिशिएंट नहीं है। तो इस रो डाटा को जो मतलब हमें मतलब सिंपली दे दिया कि 10 बच्चों के मार्क्स ये हैं, जब हम रो डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में अच्छे से अरेंज करते हैं और इस तरह से अरेंज करते हैं कि वो हमें हमारे मतलब जितने भी रिक्वायर्ड उससे रिक्वायर्ड हमारी क्वेरीज हैं, उन क्वेरीज को सॉल्व आउट को फाइंड आउट करने के लिए, उन क्वेरीज के आंसर फाइंड आउट करने के लिए हमारी हेल्प करती है, दैट डाटा इज कॉल्ड ऑर्गेनाइज डाटा। ठीक है, पहले जो मुझे डाटा मिला कि 10 स्टूडेंट्स के मार्क्स ये हैं, दैट इज रो डाटा। मतलब ये कच्चा पका डाटा है कि मैम ने बता दिया कितने बच्चों के मतलब हर बच्चे का ये मार्क्स है। लेकिन जब मैं इसे असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में ऑर्गेनाइज कर दूंगी, देन दिस डाटा इज कॉल्ड ऑर्गेनाइज डाटा। जैसे ये जो स्कोर्स हैं 10 स्टूडेंट्स के, इसको मैंने यहाँ पर असेंडिंग ऑर्डर में ऑर्गेनाइज कर दिया। असेंडिंग को हम कैसे समझते हैं, कई बच्चे बहुत जल्दी कंफ्यूज हो जाते हैं कि असेंडिंग क्या होता है, डिसेंडिंग होता है क्या होता है। तो असेंडिंग मतलब ए से शुरुआत करना, ए से मतलब शुरू से, सबसे छोटे से शुरुआत करना। डिसेंडिंग मतलब दीदी से शुरू करना, दीदी मतलब पहले सबसे बड़ा आएगा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर सबसे छोटा। ठीक है, असेंडिंग मतलब असेंडिंग मतलब ए से स्टार्ट करना, यानी सबसे छोटे से स्टार्ट करना, फिर बड़े की तरफ जाना। डिसेंडिंग का मतलब होता है कि दीदी से स्टार्ट करना, फिर उसके बाद छोटे 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 और छोटे के पास जाते रहना। ठीक है, जब मैंने इस डाटा को ऑर्गेनाइज कर दिया तो मैं इजीली हर क्वेश्चन का आंसर दे सकती हूँ। व्हाट इज द मैक्सिमम और मिनिमम डाटा, मिनिमम स्कोर। तो मिनिमम स्कोर मुझे यहाँ पर क्लियर दिख रहा है कि 2 है, और मैक्सिमम स्कोर मुझे बहुत ज़्यादा क्लियर दिख रहा है कि यहाँ पर 20 है। तो मैं इजीली इस क्वेश्चन का आंसर दे पा रही हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी स्टूडेंट गॉट मोर देन 17 मार्क्स। तो 17 से ज़्यादा मार्क्स यहाँ पर इतनी आसानी से दिख रहा है कि सिर्फ 2 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने 17 से ज़्यादा मार्क्स स्कोर किया है। लेकिन अगर मैं इसी क्वेश्चन का आंसर रो डाटा अगर मेरे पास है तब मैं देना चाहूँ, इट विल वेरी डिफ़िकल्ट। मुझे चेक करना पड़ेगा कि 17 से बड़ा कौन कौन सा है, मुझे चेक करना पड़ेगा कि सबसे छोटा नंबर कौन सा है, मुझे अच्छे से देखना पड़ेगा कि मैक्सिमम स्कोर कौन सा है। तो रो डाटा वो होता है जिसमें हमें इंफॉर्मेशन डायरेक्ट दे दी जाती है, लेकिन ऑर्गेनाइज डाटा वो होता है जब हम उसे असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर की फॉर्म में अरेंज करते हैं। I'm telling you again, if you want to study this topic mean, median, mode and range in detail, ये वीडियो मैंने ऑलरेडी बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स वाली वीडियो के अंदर बनाई हुई है। यू कैन गो ऑन माई चैनल एंड प्लेलिस्ट में जाकर देखिए। बेसिक ऑफ मैथमेटिक्स के 5 वीडियोज़ हैं जिसमें एक मीन, मीडियन एंड मोड भी है। उससे इतना ज़्यादा क्लैरिफिकेशन आपको इस टॉपिक के बारे में मिल जाएगा कि आपको दोबारा या कहीं और से स्टडी करने की नीड नहीं होगी। सो आवर फर्स्ट
टॉपिक इज रेंज। रेंज क्या होता है? रेंज इज द डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट एंड द लोएस्ट ऑब्जर्वेशन। की सबसे बड़ी ऑब्जर्वेशन क्या है? अगर मैं इस एग्जाम्पल की तरफ जाऊं तो मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं? दैट इज 20, और मिनिमम मार्क्स कितने हैं? दैट इज 2। सो 20 माइनस 2 इज इक्वल टू 18। सो 18 इज द रेंज ऑफ द स्कोर obtained by the 10 students of the class। ठीक है, तो रेंज क्या होता है? रेंज इज द डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट एंड द लोएस्ट ऑब्जर्वेशन। और मीन क्या होता है? मीन को हम दूसरी सिंपल फॉर्म में एवरेज भी बोल सकते हैं। मीन इज सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, मतलब आपकी क्लास में 10 स्टूडेंट्स ने जितने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं उन सबको हम ऐड कर देंगे, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, मतलब कितने बच्चों के मार्क्स हैं, वो 10 स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं। तो जब टोटल मार्क्स को हम ऐड कर देंगे टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से या टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स से जिनके मार्क्स हमने गैदर किए हैं, देन वी गेट द मीन। ओके, इस वर्कशीट में हम सिर्फ मीन के साथ डील करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वर्कशीट 1 ऑफ चैप्टर 12। Okay, so we are going to start worksheet 1 of chapter 12. The first question is the attendance in a school for a week। मतलब एक वीक की अटेंडेंस आपके पास गिवन है एक स्कूल की, इज एज फॉलोज। मतलब वीक के फर्स्ट डे में मंडे को ये है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे तो ऑफ होता है, तो संडे की तो अटेंडेंस कैसी होगी? सो द वीक इन अ स्कूल फॉर द अटेंडेंस इन अ स्कूल फॉर अ वीक इज एज फॉलोज। तो 6 दिन की अटेंडेंस आपके पास है। कैलकुलेट द मीन ऑफ द अटेंडेंस। तो आपको कैलकुलेट करनी है, मीन निकालना है आपको अटेंडेंस का। सो हाउ यू आर गोइंग टू सॉल्व इट? फर्स्टली मीन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? तो यहाँ पर हम लिख देंगे मीन अटेंडेंस, क्योंकि हम अटेंडेंस का मीन निकाल रहे हैं ना। संडे को हम कैलकुलेट ही नहीं करेंगे बिकॉज संडे का तो हमारे पास कोई डाटा गिवन है ही नहीं। सो वी आर गोइंग टू ऐड दीज 6 नंबर्स, दैट इज 425 प्लस 430 प्लस 400 प्लस 408 प्लस 410 प्लस 423 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। हमारे पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितनी है? कितने दिन की अटेंडेंस है? हमारे पास अटेंडेंस है 6 डेज की। 1 2 3 4 5 6। सो वी आर गोइंग टू डिवाइडेड बाय 6। जब हम इन 6 नंबर्स को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या नंबर आने वाला है? I got 2496 डिवाइडेड बाय 6। तो इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। 6 टाइम 4 इज 24, 6 टाइम 1 इज 6 एंड 9 minus 6 is 3 and 36. 6 times 6 is 36. So 416 is the mean attendance which is required in the first sum. Let's move on. कुछ भी नहीं करना, हमें mean attendance निकालने के लिए क्या करना है? जो ऑब्जर्वेशंस हैं उनको ऐड करना है, यानी टोटल जो हमारे पास सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, की कितनी ऑब्जर्वेशन है हमारे पास। तो सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन, जितनी भी हमारे पास ऑब्जर्वेशन है उन 6 को हमने ऐड कर दिया, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। कितनी है ऑब्जर्वेशन? 1 2 3 4 5 6। तो 6 हमारे पास ऑब्जर्वेशन है, इनको ऐड करके 6 से डिवाइड कर दिया, देन वी गॉट द आंसर, दैट इज 416। लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड क्वेश्चन। Okay, so our next question is the height of 10 boys। 10 boys की हाइट मेजर की गई है इन सेंटीमीटर्स में, एंड द रिजल्ट वर एज फॉलोज। और जो उनका रिजल्ट है वो यहाँ पर गिवन है। तो हमें कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने हैं, जैसे व्हाट इज़ द हाइट ऑफ द टॉलेस्ट बॉय, सबसे लंबे बॉय की हाइट कितनी है, सबसे शॉर्टेस्ट बॉय की हाइट कितनी है, और रेंज कितना है, मीन कितना है, या हमें कोई भी क्वेश्चन का आंसर देना है। तो हम रो डाटा की से डायरेक्ट आंसर नहीं दे सकते। तो सबसे पहले हमारा जो काम है वो क्या है? वी हैव टू ऑर्गेनाइज द डाटा। तो सबसे पहले हम ऑर्गेनाइज करेंगे। इट डिपेंड्स ऑन कम्प्लीटली ऑन आवर विश कि हम उसे असेंडिंग ऑर्डर में ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं या डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो हम इसे असेंडिंग ऑर्डर में ऑर्गेनाइज कर देते हैं। तो असेंडिंग ऑर्डर डाटा, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं डाटा इन असेंडिंग ऑर्डर। तो देखिए सबसे छोटा कौन सा है? विच इज़ द स्मॉलेस्ट हाइट? 132 नहीं, 128। ठीक है, फिर उसके बाद 100 जो हो रहा है उसके नीचे ज़रा सा डॉट लगा देंगे ताकि हमें याद रह जाए। उसके बाद 132, फिर उसके बाद 135,
फिर 139, फिर 143, फिर 146, फिर 148, फिर 149, 48, 149, फिर उसके बाद 150 एंड 151। चाहे हमें खुद पर कितना भी विश्वास हो, उसके बाद भी हम एक बार काउंट करेंगे कि जो हमारी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस है वो सारी की सारी हमने लिखी हैं, ये बाद में भी। ओके, सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो नंबर ऑफ बॉयज़ की 10 बॉयज़ की हाइट थी, यहाँ पर भी 3 6 9 10, यहाँ पर भी मैंने 10 स्टूडेंट्स की हाइट लिख दी है। अब मैंने असेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया। अब ये मेरे पास ऑर्गेनाइज डाटा है। आई कैन ईजिली आंसर द क्वेश्चंस विच इज़ रिक्वायर्ड इन आवर क्वेश्चन। फर्स्ट हमारे पास क्वेश्चन क्या है, टॉलेस्ट हाइट। टॉलेस्ट हाइट ऑफ टॉलेस्ट बॉय, यहाँ पर मुझे लिखना था HEIGHT, हाइट ऑफ टॉलेस्ट बॉय। तो टॉलेस्ट बॉय की हाइट। सेकेंड क्वेश्चन क्या मांग रहा है, हाइट ऑफ शॉर्टेस्ट बॉय। शॉर्टेस्ट बॉय की हाइट क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास रेंज क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मीन हाइट। इसमें थोड़ा स्पेस लगेगा तो एक बार हम ऊपर वाला सम सॉल्व कर लेते हैं, फिर हम आगे जाएंगे। तो टॉलेस्ट हाइट हम यहाँ पर इजीली देख सकते हैं। सबसे लंबी हाइट कितनी है, 151। सो यहाँ पर हम इजी लिख सकते हैं 151 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ द शॉर्टेस्ट बॉय, सबसे छोटे बच्चे की हाइट कितनी है, बहुत क्लियर दिख रहा है, जो सबसे छोटा नंबर है दैट इज द शॉर्टेस्ट हाइट। उसके बाद रेंज। रेंज निकालना तो कितना आसान है, हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन माइनस शॉर्टेस्ट यानी स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन। तो सबसे बड़ी हाइट क्या है, 151। सबसे छोटी क्या है, 128। तो जब मैं इनका डिफरेंस निकालूंगी आई गॉट 23 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर रेंज के पीछे हम सेंटीमीटर नहीं लिखेंगे बिकॉज रेंज हाइट नहीं होती है। रेंज सिर्फ हमें वो वैल्यू होती है जो हमें बताती है कि जो हमारी हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन है और जो लोएस्ट ऑब्जर्वेशन है उसके बीच में कितना डिफरेंस है, मतलब ये जो वैल्यूज है कहाँ से लेकर कहाँ तक लाई करती है, मतलब कितना वेरिएशन है दोनों के बीच में। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज मीन हाइट। मीन हाइट आपको पता है कैसे निकालते हैं। फर्स्टली वी विल फाइंड द सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो पहले हम सम निकाल लेते हैं सारी की सारी ऑब्जर्वेशन का। सारी ऑब्जर्वेशन क्या है, 128, 132, 135, 139, 143, 146, 148, 149, 150 और 151 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है हमारी, 10। तो जब हम इन सब को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, वी गेट 1421 डिवाइडेड बाय 10। तो जब इसे 10 से डिवाइड करेंगे, अगर हमारे पास डिनोमिनेटर में एक ज़ीरो है तो डेसिमल के बाद एक डिजिट ही आएगी। सो दैट इज द आंसर ऑफ आवर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, इसने मीन हाइट बोली है ना, तो फिर इसमें भी हम सेंटीमीटर लगाएंगे, ठीक है, हाइट है बिकॉज ये। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी बॉयज, कितने बॉयज ऐसे हैं, आर देयर, यहाँ पर कितने बॉयज ऐसे हैं, हुज हाइट इज, जिनकी जो हाइट है ना, आर लेस देन द मीन हाइट, मीन हाइट से कम है। इतने कितने बॉयज़ हैं जिनकी हाइट मीन हाइट से कम है। बहुत इजीली हम देख सकते हैं, मीन हाइट कितनी है 142, तो 142 से कम हाइट कितनों की है, 142 से कम ये वाली है, ये वाली है 142 से 1 2 3 4। तो वी कैन इजीली से दैट द आंसर इज 4, दैट्स ऑल।
एक बार दोबारा देख लीजिए। क्वेश्चन है कि कितने बच्चे ऐसे हैं जिनकी जो मीन हाइट है वो मीन हाइट से कम है। मीन हाइट कितनी है? 142। तो जब हम यहाँ पर अरेंज डाटा को देखेंगे तो 142 से कम ये वाली ये चार ऐसी हाइट्स हैं जो 142 से कम है। सो हमारा आंसर है 4। क्वेश्चन नंबर 2 इज अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स वाज गिवन अ स्पेशल टेस्ट। मतलब एक ग्रुप है बच्चों का, स्टूडेंट्स का, जिन्हें कोई स्पेशल टेस्ट दिया गया है। द टेस्ट वाज कंप्लीटेड बाय वेरियस स्टूडेंट। अलग अलग बच्चों ने जो टेस्ट कंप्लीट किया है इन द फॉलोइंग ड्यूरेशन ऑफ टाइम, मतलब अलग अलग टाइम पे टेस्ट कंप्लीट किया है इन मिनट्स। किसी ने 17 मिनट में फिनिश किया, किसी ने 19 में, किसी ने 20 में, किसी ने 22, किसी में ने 24। इस तरह से हर बच्चे ने अलग अलग टाइम ड्यूरेशन में अपना टेस्ट कंप्लीट किया। तो कितने स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर? 3, 6, 9, 10। यहाँ पर 10 स्टूडेंट्स हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फाइंड द मीन टाइम टेकन बाय द स्टूडेंट टू कंप्लीट द टेस्ट। मीन कितना टाइम लिया गया है, मीन टाइम कितना है? सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है मीन टाइम। मीन टाइम हम कैसे निकालते हैं? सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या है? 17 प्लस 19 प्लस 20 प्लस 22 प्लस 24 प्लस 24 प्लस 28 प्लस 30 प्लस 30 प्लस 36 डिवाइडेड बाय 10। तो इन सबको हम जब ऐड ऑन करेंगे तो हमारे पास क्या आने वाला है? वट वी गेट जब हम इन सबको ऐड करेंगे। तो अगर आप इसे ऐड करेंगे देन 90 प्लस 110, I got 250. So that is 250 डिवाइडेड बाय 10। तो जब डिनोमिनेटर में एक ज़ीरो होती है तो डेसिमल के बाद एक डिजिट या ज़ीरो से ज़ीरो कैंसिल। यहाँ पर हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 25 मिनट्स, क्योंकि मीन टाइम है। टाइम पूछा है ना, रेंज पूछी होती तब हम पीछे यूनिट ऑफ जो भी है नहीं लिखेंगे, यूनिट ऑफ टाइम नहीं लिखेंगे, यूनिट ऑफ मेजरमेंट नहीं लिखेंगे। बट इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट मीन टाइम या शॉर्टेस्ट हाइट या लॉन्गेस्ट हाइट, या फिर अगर हम कुछ ऐसा निकाल रहे हैं जिसमें उस चीज़ की लेंथ पूछी गई है, उस चीज़ की ब्रेथ पूछी गई है, उस चीज़ का यूनिट पूछा गया है, तब हम पीछे मेजर करेंगे, पीछे राइट भी करेंगे। सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन इसने हमसे क्या पूछा है? फाइंड द न्यू मीन। आपको न्यू मीन फाइंड आउट करना है। इफ अनदर स्टूडेंट गॉट 14 मिनट्स इन इज ऑल्सो इंक्लूडेड। सो आवर सेकेंड पार्ट ऑफ थर्ड क्वेश्चन इज फाइंड द मीन फाइंड आउट करना है। इफ अनदर स्टूडेंट हु टू 14 मिनट, तो हमारी टीम में अब एक और अच्छा बच्चा आ गया है, बहुत अच्छा स्टूडेंट आ चुका है जिसने स्पेशल टेस्ट को सिर्फ 14 मिनट के अंदर कंप्लीट कर दिया है। तो उसे भी इंक्लूड करके हमें मीन निकालना है। सो हाउ वी आर गोइंग टू फाइंड इट? वी आर गोइंग टू फाइंड इट न्यू मीन टाइम। नया मीन टाइम हमें निकालना है। कैसे निकालेंगे हम नया मीन टाइम? पहले जितनी ऑब्जर्वेशन थी उनके साथ साथ हमें 14 को भी ऐड कर देना है। तो पहले क्या था? 17, 19, 20, 22, 24, 28, 30, 36, और साथ में किसे ऐड करना है? हमें 14 को ऐड करना है। पहले हमारे पास जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन थी वो 10 हो गई, लेकिन एक और ऑब्जर्वेशन हमने ऐड कर दी तो हमारे पास 10 + 1 11 हो गई। आप यहाँ पर 10 + 1 भी लिख सकते हैं एक और स्टेप में, फिर नेक्स्ट स्टेप में आप 11 लिख लीजिएगा। तो इसको जब हम ऐड करेंगे, इन यहाँ तक का सम तो 250 है, ये तो हम पिछली बार निकाल चुके हैं, ये रहा 250। तो 250 में अगर हम 14 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? दैट इज 264 डिवाइडेड बाय 11। जब इसे सॉल्व करेंगे, 11 टाइम्स 2 इज 22 एंड 11 टाइम्स 4 इज 44। तो 24 मिनट हमारी मेन टाइम आ चुकी है। दैट इज द सेकेंड पार्ट ऑफ थर्ड क्वेश्चन। लेट्स मूव ऑन टू द फोर्थ क्वेश्चन। Okay, so our fourth question is the enrollment of a school during 7 consecutive years। मतलब कितने बच्चों का नाम एनरोल हुआ है, कितने बच्चों का एडमिशन हुआ है, वो है 7 कंसिक्यूटिव ईयर्स में। पहले इतने थे 1580, फिर 2020, फिर 2580, इस तरह से 7 कंसिक्यूटिव मतलब लगातार
7 ईयर्स का एनरोलमेंट का डाटा हमारे पास है। आई हैव टू फाइंड द मीन एनरोलमेंट ऑफ द स्कूल फॉर दिस पीरियड। इस पीरियड के लिए मीन एनरोलमेंट क्या होगी? तो जब भी मुझे मीन एनरोलमेंट या मीन निकालना होता है तो मेरा सबसे पहला काम क्या होता है? आई हैव टू फाइंड द सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन। सबसे पहले मुझे सम निकालना होता है, मैं निकाल लेती हूँ। दैट इज 1580, 2020, 2580, 3200, 3550, 3710 एंड 4010। ठीक है, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ एनरोलमेंट्स, मतलब टोटल नंबर ऑफ ईयर्स, कितने ईयर्स के लिए है, तो वो 7 है। ठीक है, जब मैं इन सबको ऐड करूँगी तो मेरे पास क्या आने वाला है? आई गॉट 20,650 डिवाइडेड बाय 7। तो जब मैं इसे 7 से डिवाइड करूँगी तो फिर मेरे पास क्या आएगा? 7 टाइम्स 2 इज़ 14, बच गया 6, 66। 7 टाइम्स 9 इज़ 63, बच गया 3, 35. So 7 times 5 is 35 and 0. So that is the answer. That is 2950. ठीक है, ये है हमारी मीन एनरोलमेंट। तो इफ़ वी मूव ऑन टू आवर सेकेंड पार्ट में हमसे क्या मांगा गया है? सेकेंड पार्ट में हमसे कहा गया है फाइंड द न्यू मीन, कि हमें नया मीन निकालना है। फाइंड द, किस कंडीशन में हमें नया मीन निकालना है? So find the new mean if the enrollment of the current year is 4270 is also included. हमने previous 7 years की enrollments की मीन निकाले थे अभी तक। अब मुझे इस वाले current year का भी जो enrollment है, number of enrollments है, उनको add करके फिर मीन निकालना है। तो एक observation हमारी बढ़ गई, तो हम क्या लिखेंगे? न्यू मीन एनरोलमेंट, नई मीन की एनरोलमेंट। तो ये हम कैसे निकालेंगे? पहले तो हम इन सबको ऐड कर देंगे जिनको हमने पहले ऐड किया था ऑलरेडी। साथ में हमें क्या ऐड ऑन करना है? हमें करंट ईयर की एनरोलमेंट्स को भी ऐड करना है। वो कितनी है? 4270। डिवाइड किससे करेंगे? पहले हमारे पास 7 ईयर्स की ऑब्जर्वेशन थी, अब इस करंट ईयर को ऐड करके 8 ईयर्स की ऑब्जर्वेशन हो चुकी है। 7 + 1 दैट इज 8। तो मैं क्या करूँगी? इन सबको ऐड करूँगी। अगर मुझे इन सबको ऐड करना है तो यहाँ से लेकर यहाँ तक तो मेरे पास सम है ऑलरेडी। तो जब मैं इसमें 4270 को ऐड कर दूंगी तो मेरे पास कितना आ जाएगा? 24,920। डिवाइड करना है 8 से। 8 टाइम्स 3 इज़ 24, 8 टाइम्स 1 इज़ 1, 12 बच गया। तो 8 टाइम्स 1 इज़ 8 एंड 40, 8 टाइम्स 5 इज़ 40. So that is the required answer. That is the new mean enrollment of 8 years. कि एक स्कूल का जो consecutive years का enrollment है उसका mean कितना है? 3115. That's all. Let's move on. Question number 5. So our next question is question number 5. In a factory, the total number of workers are 25. एक factory है जिसके अंदर 25 workers हैं. Out of them, the average monthly salary of 15 workers. एवरेज मंथली सैलरी कितने वर्कर्स की? 15 वर्कर्स की 8500 है। ये एवरेज है, यानी ये मीन गिवन है। वेयर एज द अदर 10 वर्कर्स हैव द एवरेज सैलरी इज 9800। ये भी मीन है, 10 वर्कर्स की जो सैलरी है ना उसका मीन है। फाइंड द मंथली एवरेज सैलरी ऑफ ऑल द 25 वर्कर्स। पर हमारे पास क्या गिवन है? हमारे पास मीन गिवन है और हमें एग्जैक्ट सैलरी निकालनी है। पहले हमारे पास सम ऑफ सैलरी होता था, तो हम मीन कैसे निकालते थे? हमारा फॉर्मूला था मीन इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल द सैलरीज, सारी की सारी सैलरीज का सम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ सैलरीज, मतलब कितने बंदों की सैलरी है। ठीक है, या नंबर ऑफ वर्कर्स, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ भी लिख सकते हो। तो अब मेरे पास क्या है? मेरे पास गिवन है मीन गिवन है और टोटल नंबर ऑफ सैलरीज, मतलब कितने लोगों की सैलरी है। टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ आप बोल सकते हो। ठीक है, तो फिर मुझे ये फाइंड आउट करना है। तो अगर मुझे ये फाइंड आउट करना है तो मैं क्या करूँगी? ये जिसकी वैल्यू मुझे पता है मैं उससे दूसरी साइड ले जाऊँगी जहाँ पर मुझे दूसरी वैल्यू भी पता है। तो फिर ये क्या करेंगे? सम ऑफ सैलरी यहीं पर ही रहेगी, सम ऑफ ऑल द सैलरी यहीं पर रहेगी,
मीन के साथ ये जो चीज़ राइट हैंड साइड में डिवीज़न में है, अगर मैं इसे लेफ्ट हैंड साइड में लेकर जाऊंगी तो वो मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो टोटल नंबर ऑफ, यहाँ पर आप एम्प्लॉयज़ लिख लीजिए, टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़। ठीक है, तो फिर अब हमारे पास क्या फॉर्मूला आ गया कि अगर मुझे सम ऑफ ऑल सैलरीज निकालनी है ना, तो मैं मीन को मल्टीप्लाई करूंगी टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज से। तो यहाँ पर भी यही वाली चीज़ अप्लाई करें हम। तो मुझे क्या फाइंड आउट करना है, आई हैव टू फाइंड द सम ऑफ सैलरीज। तो सॉल्यूशन हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, सम ऑफ सैलरीज। सम ऑफ सैलरीज निकालेंगे, कितने बंदों की सैलरीज निकालनी है हमें यहाँ पर, 15 की, क्योंकि पहले उसने दे रखा है ना, द एवरेज मंथली सैलरी ऑफ 15 वर्कर इज, यहाँ पर हम लिख देते हैं ऑफ 15 वर्कर्स ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो सम ऑफ 50 सैलरीज ऑफ 15 वर्कर्स कैसे निकालेंगे हम, मीन मल्टीप्लाई बाय टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज। तो टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज 15 है, वो मैंने पहले लिख दिया। मीन कितना गिवन है हमारे पास, देखो एवरेज मंथली सैलरी ऑफ 15 वर्कर्स कितना है, एवरेज मतलब मीन कितना है 8500। तो इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, जब मैं 85 को 15 से मल्टीप्लाई करूंगी, 15 टाइम्स 5 इज 75 एंड 15 टाइम 8 इज 127। तो ये आ गया 00 रुपीज़। ठीक है, इतना है सम ऑफ सैलरीज। तो सम ऑफ सैलरीज मेरे पास आ गया। अब मुझे क्या निकालना है, अगला नेक्स्ट चीज़ क्या है, इसने मुझे एक और मीन दे रखा है 10 वर्कर्स का, वेयर एज द अदर 10 वर्कर्स हैव द एवरेज सैलरी इज 9800। तो यहाँ पर मैं एक बार दोबारा लिख सकती हूँ, लिखने की तो वैसे ज़रूरत है नहीं, तो मैं दोबारा लिख देती हूँ कि सम ऑफ सैलरीज ऑफ कितने वर्कर्स, 10 वर्कर्स। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं नंबर ऑफ वर्कर्स मल्टीप्लाई बाय मीन। तो नंबर ऑफ वर्कर्स कितने हैं 10, मीन कितना गिवन है मेरे पास 9800। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 3 zeros आ जाएंगे, बिकॉज 1 2 3 ये रुपीज़ आ गया। ठीक है, तो अब मेरे पास सैलरीज आ गई 15 वर्कर्स की, सैलरीज आ गई 10 वर्कर्स की। तो फिर मुझे अब क्या निकालना है, मंथली एवरेज सैलरी ऑफ 25 वर्कर्स। तो एक बार मैं इन दोनों का सम निकाल लेती हूँ, क्योंकि मुझे क्या निकालना है, एवरेज सैलरी निकालनी है 25 वर्कर्स की। तो एवरेज निकालने के लिए मैं क्या करूँगी, पहले सम ऑफ द सैलरीज ऑफ 25 वर्कर्स की सैलरीज का सम निकाल लूँगी, फिर डिवाइड कर दूँगी उसे 25 से। सम ऑफ सैलरीज ऑफ 25 वर्कर्स, देखो 15 वर्कर्स की सैलरी ये रही, 10 वर्कर्स की सैलरी ये रही, इन दोनों को ऐड कर दो तो ये हो गया पीछे 500 एंड दैट इज 15, दैट इज, ठीक है। तो मेरे पास आ गया 2,25,500। ठीक है, ये 25 वर्कर्स की सैलरीज आ गई मेरे पास। अब मुझे मीन निकालना है, तो मैं क्या लिखूंगी, सम ऑफ सैलरीज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वर्कर्स। तो सम ऑफ सैलरीज कितनी है, 2,25,500, नंबर ऑफ वर्कर्स कितने हैं 25। तो जब मैं इसे डिवाइड करूंगी 25 टाइम्स 9, फिर 25 ना कटने की 0, 25 टाइम्स 2 इज 50 एंड दैट इज 0, सो दैट इज 9,020 रुपीज़। मीन है इसलिए मैं पीछे ये लिखूंगी। दैट्स ऑल, दिस इज द आंसर। क्या किया है मैंने, मीन निकाला है। मीन क्या है, सम ऑफ सैलरीज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वर्कर्स। तो सम ऑफ सैलरीज ये रही, नंबर ऑफ वर्कर्स ये रहे, तो जब मैं इसे डिवाइड करूंगी देन आई गॉट 9,020। दैट इज द आंसर। क्योंकि उसने यही पूछा था, इस हमको एक और बार समझने की कोशिश करते हैं, थोड़ी सी भी कंफ्यूजन है तो। इन अ फैक्ट्री, एक फैक्ट्री में टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स आर 25, 25 वर्कर्स की मैं बात कर रही हूँ। ठीक है, मतलब एक फैक्ट्री के अंदर 25 वर्कर्स हैं। आउट ऑफ देम द एवरेज मंथली सैलरी 15 वर्कर्स की दे रखी है। 15 वर्कर्स की जो मंथली सैलरी है, एवरेज है ये,
ये मेरे पास एवरेज गिवन है, ये एवरेज है और ये नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ है, ठीक है। तो मैंने अभी आपको क्या बोला, हमने क्या रूल अप्लाई किया, क्योंकि हमें पता है, देखो हमें मीन निकालना है तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं ना, मीन इज इक्वल टू सम ऑफ सैलरीज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वर्कर्स। तो मेरे पास मीन की वैल्यू भी है, मीन की वैल्यू क्या है 8500, नंबर ऑफ वर्कर्स भी है 15। तो मेरे पास क्या क्या नहीं है, मेरे पास सम ऑफ सैलरीज नहीं है। अगर मैं इसी फॉर्मूले को ध्यान से देखो यहाँ पर मेरे पास मीन की वैल्यू है 15 वर्कर्स की, मीन कितना है 8500। मेरे पास नंबर ऑफ वर्कर्स है वो कितना है 15 है। मेरे पास क्या नहीं है, सम ऑफ सैलरीज। जो चीज़ मेरे पास नहीं है उसे मैं एक कोने में ही पड़ा रहने देती हूँ, सम ऑफ सैलरीज। जो चीज़ मेरे पास है उसको मैं एक साइड ले जाती हूँ ताकि उन दोनों को मल्टीप्लाई करके, डिवाइड करके, या जो भी है उनके बीच में जो भी ऑपरेशन है उसे अप्लाई करके मैं अननोन वैल्यूज़ को भी फाइंड आउट कर सकूँ। तो मीन की वैल्यू मेरे पास है, उसको मैंने एक साइड रख दिया। नंबर ऑफ वर्कर्स की मेरे पास वैल्यू है तो मैं उसे भी दूसरी साइड ले जाती हूँ। तो ये यहाँ पर राइट हैंड साइड में जो चीज़ डिवाइड में है वो उधर जाकर मल्टीप्लीकेशन में हो जाएगी। तो दैट इज नंबर ऑफ वर्कर्स, ठीक है। यही फॉर्मूला इस पूरे समय मैंने अप्लाई किया है। देखो यहाँ पर मेरे पास गिवन थी कि 15 वर्कर्स की एवरेज सैलरी इतनी है, तो मीन यानी एवरेज सैलरी 8500, नंबर ऑफ वर्कर्स 15। तो जब मैं इन्हें सॉल्व करूंगी, दोनों को मल्टीप्लाई करूंगी, तो जो मेरे पास आएगा ना, ये क्या है, ये है मेरे पास सम ऑफ सैलरीज। कितने बंदों की, 15 बंदों की, ठीक है। तो 15 बंदों की या 15 वर्कर्स की सैलरी है मेरे पास इतनी, ये मेरे पास आ गई। उसके बाद दोबारा से मेरे पास एक और इन्फॉर्मेशन है कि जो 10 वर्कर्स है ना, बाकी जो 10 वर्कर्स बच गए उनकी सैलरी का एवरेज है 9800, यानी 10 वर्कर्स की जो सैलरी का मीन है वो है 9800, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने दोबारा से इसी फॉर्मूले के अंदर जो मीन मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ वर्कर्स इज इक्वल टू सम ऑफ सैलरी है, इसी के अंदर मैंने ये सारा का सारा डाटा रख दिया। मीन कितना है 9800, नंबर ऑफ वर्कर्स कितने हैं 10, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगी, ये आ गया मेरे पास, ठीक है, इतने रुपए आ गया। तो ये तो मेरे पास 10 वर्कर्स की सैलरी है, 10 वर्कर्स की सैलरी का सम है। ये मेरे पास 15 वर्कर्स की सैलरी का सम है। तो जब मैं इन दोनों को ऐड कर दूंगी तो मेरे पास ये 15 और ये 10, तो ये टोटल मिलाकर 25 बंदों की सैलरी का सम आ जाएगा। और इन दोनों बंदों को ऐड कर दूंगी तो 25 बंदे हो जाएंगे हमारे पास। तो जब मैं 25 बंदों की सैलरी का सम निकाल दूँ, ये तो हमारा फॉर्मूला होता है सम ऑफ सैलरीज ऑफ, क्योंकि अब मैं 25 बंदों की बात करी तो मैं फिर 25 बंदों के बारे में लिख दूंगी। 25 बंदों की सैलरी का सम इन दोनों को ऐड करके आएगा, वो इतना आएगा 2,25,500। नंबर ऑफ वर्कर्स, क्योंकि बंदे भी तो ऐड होंगे ना, सैलरी ऐड हुई है, तो 10 + 15 = 25, इन दोनों को डिवाइड किया, ये मेरे पास आंसर आ गया। सो दैट इज द आंसर ऑफ 5th क्वेश्चन।